हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। इन दिस एपिसोड वी विल कवर इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में समझ आती है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए नेट, पीजी और सीयूईटी सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, अगर आप साइकोलॉजी से प्रिपेयर करते हैं तो आप सब में आपको हेल्प होगा इससे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, आइडेंटिफाई द प्लॉजिबल लॉजिक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेविएशन आईक्यू। कहता है कि डेविएशन आईक्यू को प्रस्तुत करने का तर्क क्या है, क्यों प्रस्तुत किया गया था। लेवल ऑफ आईक्यू वेरी विथ एज, रेशियो आईक्यू इज नॉट मेजर ऑन इंटरवल स्केल, SD of ratio IQ vary from the scale to scale. A comparison to ratio IQ at the different age level is not possible as SD of IQ is not constant. यानी कहता है कि IQ का SD स्थिर न होने के कारण विभिन्न आयु स्तरों पर तुलना संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रेशियो IQ में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं और एज के साथ साथ हमारा इंटेलिजेंस जो है क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो इसी वजह से क्या था, डेविएशन आईक्यू जो है इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होता है, डेविएशन आईक्यू ये किया गया था, डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ रेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व, यानी तर्कसंगत चिंतन का केंद्रीय पहलू क्या है। तो रेशनल थिंकिंग मेनली किस चीज से रिलेटेड है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से, जो कि क्या करता है, लॉजिकल कंक्लूजन और जनरलाइज में हमें मदद करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A1 एंड 2, डिडक्शन एंड इंडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एज पर थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट, यानी थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है, मॉडेस्ट पॉजिटिविटी रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी व्हेन IQ इज बिलो द थ्रेशोल्ड। बी कहता है, मॉडेस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी व्हेन IQ इज बिलो द थ्रेशोल्ड। एंड सी कहता है, वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी व्हेन IQ is below the threshold, and weak positive relationship between intelligence and creativity when IQ is above the threshold. तो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में क्या होता है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप ओनली ओपन ए सर्टेन IQ लेवल, बिलो थ्रेशोल्ड रिलेशनशिप इज एविडेंट। तो इसके हिसाब से जो आंसर होता है वो क्या होता है, मॉडेस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी व्हेन IQ इज बिलो द थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग से, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, ह्यूरिस्टिक, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड मेंटल सेट। तो ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक जो होता है हमारा मीन्स एंड एनालिसिस। ए का जो है वो 3 है। ए का 3 किस ऑप्शन में है, ए का 3 ऑप्शन बी में है और एक ऑप्शन डी में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, समस्या को निरूपित करने का मौजूद ढांचा तैयार करते हैं। नहीं, ब्रेकिंग होल इनटू मैनेजेबल पार्ट। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम करते हैं कि चीजों को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सॉरी माय बैड। एनालिसिस वुड बी 1। तो हमारे आंसर यहीं पे देखिए, यहाँ अभी भी कंफ्यूजन है, बी में भी 1 है और डी में भी 1 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या था, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करते हैं, हम चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पुटिंग टुगेदर एलिमेंट इनटू यूजफुल होल। ओके, अब यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो गया,
ऑप्शन क्लियर हो गया। सी में यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ओके, क्योंकि डी जो है डी का है 2 है, डी का 2 में क्या दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पोस्ट दैट अ पर्सन हु इज इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज हायर हैज हायर। तो कहते हैं कि गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार आत्मचिंतनशील और आत्म जागरूक व्यक्ति में अधिक होती है, क्या होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक। तो इसका आंसर होगा इंट्रापर्सनल। अगर सेल्फ यहाँ पे दिया हुआ कि मतलब आत्म जागरूक है यानी सेल्फ की बात करता है, तो सेल्फ की बात हम किस में करते हैं, इंट्रापर्सनल में करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस स्टेट। लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, तो लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक एंड परसीव द वर्ल्ड। यानी हमारी जो भाषा है, भाषा के अनुसार ही हम क्या करते हैं, अपने सोच और विश्व को समझने की कोशिश करते हैं। द राइट आंसर इज थिंकिंग शेप्ड बाय लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्लूड, यानी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या शामिल है, लर्न नॉलेज एंड स्किल, नॉवेल आइडिया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल स्किल। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नॉलेज को अक्यूमुलेट करते हैं, वोकैबुलरी और स्किल को हम एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लर्न नॉलेज एंड स्किल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है द प्रोडक्ट अप्रोच टू क्रिएटिविटी प्राइमरली फोकस ऑन। जो सृजनात्मकता का उत्पाद जो दृष्टिकोण मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर क्रिएटिव, हाउ डज इन्वायरमेंट शेप क्रिएटिविटी, हाउ डू पीपल अराइव एट क्रिएटिव आइडिया एंड व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिव। तो द प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का अप्रोच क्या इवेल्युएट करता है, क्रिएटिविटी को किस पे, ओरिजिनलिटी एंड यूजफुल ऑफ द फाइनल आउटकम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग अ मैकेनिकल गैजेट इज एग्जाम्पल ऑफ। जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं, अल्गोरिदम में करते हैं। अल्गोरिदम में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, वन बाय वन, मतलब एक आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है मेकिंग अ रेफरेंस टू अ रिस्पेक्टेड पर्सन बिलीव्ड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड व्हेन वंस ओन लॉजिक और रीजनिंग इज कॉल्ड। यानी जब अब व्यक्ति अपने तर्क के बजाय किसी प्रतिष्ठित और जानकार व्यक्ति का हवाला देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूइंग इन सर्कल, फॉल्स एनालॉजी, अपील टू अथॉरिटी या ओवर जनरलाइजेशन। तो ये हो गया अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी में हम क्या करते हैं, कब होता है, जब तर्क का प्रमाण के बजाय किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की राय पर हम फोकस करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है व्हेन अ पर्सन हु नीड टू यूज अ टूल इन नॉवेल वे बट कैन नॉट डू इट इज द एट्रीब्यूटेड टू, क्या होगा, ये होगा फंक्शनल फिक्सनेस। यानी आप कोई चीज को अलग नहीं सोच रहे। अगर मान लीजिए कि आपका दरवाजा लॉक हो गया है तो आप ये सोचेंगे नहीं चाबी होगा तभी हम खोल पाएंगे। ये क्यों, वो कौन व्यक्ति सोचते हैं जिनका फंक्शनल फिक्सनेस होता है। और लेकिन जो जो नॉवेल आइडिया ट्राई करते हैं वो क्या करेंगे, वो पिन का यूज करेंगे, वो टंग क्लीनर का यूज करेंगे, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से डोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस। यानी निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि के सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण की जांच करता है, ओवरऑल सक्सेस इन लिविंग, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोसेस अंडरलाइंग इंटेलिजेंस बिहेवियर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या फोकस करता है, मेंटल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस बिहेवियर रादर देन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक, यानी इनमें से ग्रुप डिसीजन मेंटल टेक्निक कौन सा है, विदाउट एनी डाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, ग्रुप होता है, सब सारे ग्रुप के मेंबर क्या करते हैं, मल्टीपल आइडिया देते हैं और उस तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के बारे में कौन सा कथन सही है, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, overt behavior, similarity of thinking and working of a computer। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस पे जोर देता है, मेंटल प्रोसेस पे देता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे देता है एंड द राइट आंसर इज ए, बी एंड डी, सिमिलैरिटी ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इनमें से जो कौन सा कथन है सही है। ऑल इंटेलिजेंट पर्सन आर क्रिएटिव, क्रिएटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, रिसर्च इज नॉट कंक्लूसिव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जो है कब होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, research has not reached the definite conclusion regarding a relationship between intelligence and creativity. The right answer is option number 4, B and D. Creative is also known as divergent thinking and research is not concluding about the relationship between intelligence. All intelligent person are creative, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, और क्रिएटिविटी जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस, यानी भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है। थॉट प्रोड्यूस लैंग्वेज, लैंग्वेज शेप परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, थिंकिंग एंड लैंग्वेज इंटरैक्ट। तो लिंग्विस्टिक रिलेटिव क्या सजेस्ट करता है, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस पर्सन एंड मे शेप थॉट एंड पैटर्न। The right answer is option number B and C. Question number 17, match the following Thurston, Gardner, Sternberg और JP दास। JP दास ने क्या दिया था, पास मॉडल, ओके सॉरी। तो डी का 4 किस में है, डी का 4 बी में भी है और सी में भी है। थर्स्टन ने क्या दिया था, थर्स्टन ने दिया था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ए का 2 किस में है, ए का 2 बहुत सारे में है। फिर कहता है गार्डनर ने क्या दिया था, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था। तो बी का हो गया आपका 3, बी का 3 किस में है, ए का 2 बी का 3 सी में भी है और डी में भी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, डी का पास थ्योरी 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए का 2 बी का 3 सी का 1 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथमिक। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो ए का क्या होगा, 1 होगा, और बी का क्या होगा, स्पेसिफिक टू जनरल। सॉरी, ए का 33 होगा। Inferring general principle from specific fact। जनरल से क्या करते हैं, स्पेसिफिक में जाते हैं इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में क्या करते हैं, डिडक्टिव में क्या स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं।
तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 होगा। एंड सी का ह्यूरिस्टिक में हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक में कॉग्निटिव शॉर्टकट अपनाते हैं। एंड डी का एल्गोरिथमिक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है द 4 स्टेज थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ वाला, अरेंज दीज स्टेटमेंट इन सीक्वेंस। तो इसका सीक्वेंस क्या है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। द राइट आंसर इज ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय गोल्डमैन। यानी गोल्डमैन जो 1995 में जो इमोशनल इंटेलिजेंस दिया था उसके मेन कंपोनेंट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द पर्पस इन लाइफ, knowing our own emotion, recognize the emotion of other, handling relationship, understanding meaning of life। तो गोल्डमैन के अनुसार जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसमें क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, और नोइंग ओन और दूसरे अपने इमोशन और दूसरे के इमोशन को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज, और उनके इमोशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो द राइट आंसर होगा क्या होगा, नोइंग ओन इमोशन and recognize the emotion of other and handling relationship। okay, the right answer is B, C and D, option number 2 will be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आता है आपको फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलाबोरेशन। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A, B and C। Csikszentmihalyi के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व दैट द क्रिएटिव प्रोसेस नॉर्मली टेक्स 5 स्टेप, अरेंज दिस स्टेप इन ऑर्डर, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस बिगिन विथ प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन एंड इनसाइड। इंक्यूबेशन के बाद इसमें इन्होंने इनसाइड भी ऑर्डर ऐड किया था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A, C, E, B and D। प्रिपरेशन, incubation, inside, evaluation, then लास्ट में हम क्या करेंगे, इलाबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक इन जेरेंड इगन प्रॉब्लम मैनेजमेंट अप्रोच टू हेल्पिंग, which of the statement given below is not a characteristics फीचर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। कहता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में जेरांड एगन के जो समस्या प्रबंधन दृष्टिकोण की एक तकनीक है, निम्न में से कौन सा ब्रेन स्टॉर्मिंग का विशेषता नहीं है, डेवलप्ड वाइल्ड पॉसिबिलिटी, सस्पेंड जजमेंट, यूज वन एंड आइडिया एज अ टेक ऑफ पॉइंट फॉर अनदर एंड फोर्थ कहता है सेट ऑफ टाइम फ्रेम। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में फ्री फ्लो होता है आइडिया, और आप जिसे जो मन होता है वो देते हैं, लेकिन हाँ कहता है कि टाइम फ्रेम जो है इसको डिफाइन नहीं करता है। तो द राइट आंसर इज सेट ऑफ टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है मैच द फॉलोइंग सिंथेटिक स्किल, एनालिटिक स्किल, प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल स्किल एंड थिंकिंग स्टाइल। तो स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी ने एनालिटिक स्किल दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था सिंथेटिक स्किल किसके साथ अटैच होगा, कि सिंथेटिक स्किल जो है टू रिकॉग्नाइज विच आइडिया आर वर्थ परस्यू एंड विच आर नॉट। ओके, यानी यह पहचान कि कौन सी विचार उपयोगी है कौन नहीं है। तो सिंथेटिक स्किल किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में आएगा, दिस वन। फिर कहता है एनालिटिक स्किल। एनालिटिक स्किल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू सी प्रॉब्लम विथ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट रीड ऑफ द कन्वेंशनल थिंकिंग।
तो बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 3। फिर क्या है, प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल स्किल। प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल स्किल क्या होता है, टू नो हाउ द परस्यूड अदर्स रिगार्डिंग वंस आइडिया, यानी अपने विचार के प्रति दूसरों को समझना। एंड थिंकिंग स्टाइल, डिसीजन अबाउट हाउ टू deploy the skill available to the person. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू पास मॉडल थ्योरी डेवलप्ड बाय जेपी दास एंड हिज एसोसिएट। तो जेपी दास के द्वारा जो पास मॉडल विकसित किया गया था उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो पास मॉडल P4 क्या होता है, P फॉर प्लानिंग, A for attention, A for arousal, S for simultaneous and S for successive processing। तो प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू टॉरेंस। टॉरेंस के अलावा अनुसार निम्न में से कौन सा रचनात्मक घटक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलाबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल एंड वेरिफिकेशन। तो टॉरेंस ने क्या दिया था, टॉरेंस ने फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन दिया था, जबकि उन्होंने वेरिफिकेशन क्या था, वेरिफिकेशन इज अ स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस नॉट अ कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द लीडिंग न्यूरोसाइंस थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, यानी बुद्धि का प्रमुख तंत्रिका विज्ञान सिद्धांत कहलाता है पैरिएट्रो फ्रंटल इंटरपोलेटेड सिद्धांत, और फ्रंटल ऑसिपिटल इंटीग्रेशन सिद्धांत, और पैरिएटल फ्रंटल इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फ्रंटल पैरिएटल सिंबॉलिक थ्योरी। तो पैरिएटल फ्रंटल इंटीग्रेशन थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। पीफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग रेफर टू, यानी रचनात्मक के संबंध में अपसारी चिंतन का अर्थ क्या है। Coming to the most efficient solution to a problem, generating multiple possible solution or idea from a single state point, and following strict rule to solve a problem, thinking with a limit of existing knowledge। अगर हम लिमिट नॉलेज से करेंगे तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन और आइडिया फ्रॉम अ सिंगल स्टेट पॉइंट है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 29. Arrange the following steps of group creativity in order of their occurrence. Brainstorming, confrontation of problem, idea finding, group interaction, solution finding। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या से सामना करते हैं पहले, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर हम करते हैं आपको ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, और देन हमें आइडिया मिलता है ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, और फिर हमें क्या मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है, फाइंड सॉल्यूशन फाइंडिंग। द राइट आंसर इज BADCE, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द कॉमन बैरियर टू सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, यानी सफल समस्या समाधान में सामान्य बाधा निम्न में से कौन सी नहीं है, है ना, एक्सेप्ट कहा है। तो फंक्शनल फिटनेस, मेंटल सेट और कंफर्मेशन बायस क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जबकि सब गोल हेल्प इज रीचिंग अ सॉल्यूशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में क्या गलत है।
it involve cognition about cognition, it involve thinking about thinking, it prevent monitoring process while problem solving. A poor thinker lack metacognitive skill. तो मेटाकॉग्निशन क्या करता है, थिंकिंग की निगरानी और नियंत्रण में सहायक होता है, न कि बाधक होता है। क्या कहता है, इट प्रिवेंट मॉनिटरिंग प्रोग्रेशन वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पास्ट मॉडल से है। पास्ट मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय दास एंड एसोसिएट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द ल्यूरिया निवास्का। द 3 फंक्शनल यूनिट प्रोपोज्ड बाय ल्यूरिया। ल्यूरिया ने क्या दिया था, तो ल्यूरिया ने फंक्शनल यूनिट involving arousal and attention, coding of information and planning of the structure of cognitive activity। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बी, सी एंड ई। cortical arousal and attention, coding information using simultaneous and process, and structure of cognitive ability। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, अकॉर्डिंग टू गोडार्ड 1910 study on the residents of the Vinland facility, those having a mental age of 3 to 7 years are termed as। यानी गोडार्ड के अध्ययन के अनुसार 3 से 7 साल से की वर्ष में मानसिक आयु रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, इडियट, इम्बेसाइल, फीबल माइंडेड या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो गोडार्ड ने जो क्वालिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि वो क्या होते हैं, इम्बेसाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्लूड। पास्ट थ्योरी में क्या शामिल नहीं किया गया था, रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिकल अराउजल एंड अटेंशन, ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कोडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस, एंड प्लानिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव। तो क्या नहीं ऐड किया गया था, ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, कुकिंग समथिंग बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन इन अ रेसिपी एग्जैक्टली इन एन एग्जांपल ऑफ द यूज। यानी कि अगर हम रेसिपी बनाते हैं तो क्या ठीक ठीक निर्देशों का पालन करके खाना बनाने वाला जो प्रोसेस है वो किस चीज का उदाहरण है, तो वो एल्गोरिथम है। क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 मैच द फॉलोइंग से, प्रोसेसिंग स्पीड, फ्यूल इंटेलिजेंस, ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडीनेस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो प्रोसेसिंग स्पीड किससे रिलेटेड होता है, प्रोसेसिंग स्पीड होता है आपका सिमेंटिक प्रोसेस स्पीड। तो ए का जो होगा आपका 3 होगा। फिर कहता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस, ब्रॉड कॉग्निटिव स्पीडनेस जो है आपका रिलेटेड है परसेप्चुअल स्पीड से। एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन स्पेलिंग एबिलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। यानी इसे अरेंज करना है। तो पहले क्या हुआ था, आर्मी अल्फा जो हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में। फिर क्या हुआ था, आर्मी बीटा। तो दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, सी डी। सी डी किस में है आपका, सी डी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर बीने सैमन हुआ था और लास्ट में बना था वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू कटल्स एंड हॉर्न्स थ्योरी, अ पर्सन हु इज गुड एट यूजिंग एट कंबाइनिंग फैमिलियर फैक्ट हैज हाई। यानी कटेल और हॉर्न के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति परिचित तथ्यों का अच्छा उपयोग करता है उसमें उच्च होती है। क्या उच्च होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस या प्राइमरी इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस उसमें क्या होता है, हाई होता है। जिसमें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हाई होता है वो क्या कहते हैं, यूज लर्न नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड फैमिलियर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है हायर ऑर्डर नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू मैनेज कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक कंप्रीहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड क्या? ऑब्वियसली मेटाकॉग्निशन। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही था। ये हमारा थिंकिंग जो है हो यूनिट है वो भी ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस, इमोशन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।